हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा एल्कीन्स और ये फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स, देन नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड स्टेबिलिटी। ये मेजर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं एल्कीन्स के जो हमें डिस्कस करने हैं। आज की वीडियो में जितने मेथड्स हो पाएंगे हम उतना डिस्कस करेंगे। रेस्ट ऑफ द मेथड्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में जैसा हम जानते हैं हमारे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड होता है उन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया किसका, प्रोपीन का। ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इस डायग्राम से हम देख पा रहे हैं जो पाई बॉन्ड बनता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। जब दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। तो हमारे पास पाई क्लाउड अबोव द प्लेन ऑफ द एटम्स भी होता है एंड बिलो द प्लेन ऑफ द एटम्स भी होता है। तो इस तरीके से क्योंकि पाई जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा स्टैगर्ड होता है, फैला हुआ सा होता है, इस वजह से जब भी कोई रिएजेंट अटैक करेगा तो उसको बाहर से, क्योंकि पाई बॉन्ड क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नज़र आएगा। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसके अलावा अगर हम एल्कीन्स को देखें स्ट्रक्चर में, हमें ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, पता होना चाहिए हमें, बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जहाँ जहाँ कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है वहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है। अगर किसी कार्बन ने एक तरफ डबल बॉन्ड भी बनाया हुआ है, लाइक दीज कार्बन, इस कार्बन ने इधर सिंगल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड, एक साइड डबल बॉन्ड है तो भी उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2। इसी तरीके से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा है, sp2, और जिसके सारे सिंगल बॉन्ड्स है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हमारे पास अगेन मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे एक कार्बन ने दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, ना कि sp2, क्योंकि उसको दोनों साइड पाई बॉन्ड बनाना है तो उसके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे सेंटर वाले कार्बन के ऊपर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी दो ही बनेंगे क्योंकि टोटल 4 बनाता है कार्बन, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp रहेगा। जब कोई कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है लाइक दीज टू, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2, और अगर कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स में कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। यहाँ पे पाई क्लाउड बनेगा अबो एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। नॉमेनक्लेचर हम दो तरीके से करते हैं, एक IUPAC सिस्टम होता है हमारे पास, एक कॉमन सिस्टम होता है। IUPAC सिस्टम में हम एल्कीन्स कहते हैं, कॉमन सिस्टम में हम एल्काइलिन्स कहते हैं। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कॉमन सिस्टम में उसका नाम हो जाएगा, दो कार्बन है तो इथ वर्ड रूट रहेगा तो इथाइलिन। IUPAC सिस्टम में हो जाएगा इथीन। नेक्स्ट ये हो गया IUPAC सिस्टम में 3 कार्बन है तो प्रोपीन। जब तक कार्बन टर्मिनल बॉन्ड पे है तो हमें उसकी नंबरिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लोकेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे होगा, 1 पोजीशन पे होगा। कॉमन सिस्टम में उसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्यूटीन। तो ब्यूटीन में हमारे पास 2 केसेस हैं, एक हमने लिया टर्मिनल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे है, दूसरे में सेंट्रल पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है, तो यहाँ पे इसको IUPAC सिस्टम में हो गया 1 ब्यूटीन, इसमें हमने दिखा दिया 2 ब्यूटीन। अब ये जो लोकेंट है 1 और 2, इनको तुम शुरुआत में भी लिख सकते हो और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, ब्यूट 1 इन लिखें या 1 ब्यूटीन लिखें, 1 एंड द सेम थिंग। इसी तरीके से 2 ब्यूटीन को भी हम ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं। अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा, ये जो टर्मिनल पोजिशन पर जो कोई डबल बॉन्ड बनता है वो दैट इज़ एल्फ़ा। नेक्स्ट पे बनेगा तो बीटा, दो सिंगल बॉन्ड छोड़ के फिर बनता तो गामा। तो इस तरीके से एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के बनाया तो इसे बीटा ब्यूटाइलिन। टोटल कार्बन 4 हैं तो ब्यूट वर्ड रूट रहेगा।
टर्मिनल एंड पे है तो दिस इज़ अल्फा ब्यूटाइलिन। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई। तो जैसा कि हम इस ब्रांचिंग में देख पा रहे हैं, डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू हुई हमारी, 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज़ मिथाइल। तो ये हमारा हो गया 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपीन, टर्मिनल एंड पे डबल बॉन्ड, तो ये बन गया हमारा 2 मिथाइल प्रोपीन। अगर हम IUPAC सिस्टम में बात, कॉमन सिस्टम में बात करते हैं तो आइसो वर्ड लग जाएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांचिंग है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा आइसो ब्यूटाइलिन। यहाँ पे नाम क्या, अल्काइलिन फॉर्म में बनाना हमें, तो ये बन जाएगा आइसो ब्यूटाइलिन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कॉमन और IUPAC सिस्टम में किस तरीके से हम एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स नीचे डिस्कस किए जा रहे हैं, जैसे ये जो एग्जांपल लिया हमने, इसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो एल्कीन दिया हुआ है यहाँ पे, इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले तो हम जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो सबसे लंबी चेन बन रही है वो 8 कार्बन की बन रही है, तो हमने उनको नंबरिंग दे लिया। जब हमने नंबरिंग दिया तो हमें किस डायरेक्शन से देना है, ये भी एक इशू था। तो नंबरिंग हमेशा उस डायरेक्शन से देनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को कम लोकेंट मिले। जैसे कि हमने इस डायरेक्शन से जब नंबरिंग की तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को 3 और 4 नंबर मिला। अगर हम इस डायरेक्शन से करते तो डबल बॉन्ड को हायर नंबर मिलता। तो इसलिए जहाँ से इसको लोवेस्ट लोकेंट मिलता है डबल बॉन्ड को, उस साइड से हम नंबरिंग प्रेफर करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 5 पे भी मिथाइल ग्रुप है और 6 पे हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको हमें कैसे अरेंज करना होता है, अल्फ़ाबेटिकली। जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है वो पहले लिखा जाता है। इथाइल, इथ से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है, तो पहले कौन सा आया, इथाइल, इसलिए हम पहले नोमेनक्लेचर में किसको लिखेंगे, इथाइल को। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट हो रहा है जैसे मिथाइल, तो उसके आगे लग जाएगा ड्राई, 3 बार आता है तो ट्राई, ठीक है। और ये जो ड्राई और डाई और ट्राई टाइप ऑफ प्रीफिक्सेस लगते हैं, इनको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते वक्त ध्यान में नहीं रखना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उसके अपने नाम से देखा जाएगा, जैसे मिथाइल एम है पहले, इसमें इथाइल तो ई पहले है, ना कि हम डी को देख के लगाएंगे। इसलिए 6 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल ऑक्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट 3 इन, डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे है, तो क्या हो गया ऑक्ट 3 इन। इस तरीके से इसका क्या बन जाता है, नोमेनक्लेचर। अगर नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे जिसके अंदर डबल बॉन्ड जरूर आए। अगर हम यहाँ पे ये वाली चेन सेलेक्ट करते तो यहाँ पे लीनियर चेन अगर सेलेक्ट करते तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं आता। तो हमने क्या करना पड़ा, हमने जो चेन सेलेक्ट करनी वो डबल बॉन्ड के साथ होनी चाहिए, या तो हमारे पास ये चेन बने या हमारे पास ये चेन बने। इस इधर वाली चेन में हमारे पास जो मेन चेन बनेगी उसमें 5 कार्बन आ रहे हैं और इधर वाले में कितने कार्बन आ रहे हैं, 6। तो हमारी ये वाली चेन लंबी हो जाती है, तो हम इस वाली चेन को मेन चेन मानेंगे। डबल बॉन्ड को हमें लोवेस्ट लोकेंट देना है, इसलिए हमने नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। अब जब हमने इसका कर लिया तो हमारे पास एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पोजीशन पे हमारे पास एक बड़ा सब्स्टिट्यूएंट आ गया। इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है 3 कार्बन का, उसके ऊपर फिर दोबारा से सब्स्टिट्यूएंट है साइड चेन पे, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो जब कभी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उसकी नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। अब देखो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो दोबारा सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले आएगा, मिथाइल, ये भी मिथाइल है तो हमने पहले इसको रख लिया 4 मिथाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करनी है उसके लिए देखो, ध्यान दो, इसको दोबारा से नंबरिंग की जाएगी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, 1 2 3। इसको मैंने प्राइम इसलिए लिख दिया ताकि आप इस वाली चेन के साथ, मेन चेन के साथ कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, प्राइम लगा दिया। बल्कि जब हम नेम लिखेंगे उसका, उसमें हमें ये प्राइम वर्ड यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ आपको मैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए इसलिए मैंने इनके साथ प्राइम वर्ड लगाया था, प्राइम सिंबल लगाया था। अब देखिए, जब हमने इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग की तो 2 पोजीशन पे फिर दोबारा से क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या हो गया, 4 मिथाइल 2, मेन चेन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 के बाद ब्रैकेट शुरू हो गई और उस ब्रैकेट के अंदर फिर दोबारा से क्या आ गया, 2,
क्योंकि ये जुड़ा तो यहाँ पे हुआ है 2 पोजीशन पे, इसकी 2 पोजीशन पे फिर दोबारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो बाहर वाला 2 है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेन चेन के साथ कहाँ से जुड़ा हुआ है। अंदर वाला 2 है वो ये बता रहा है कि जो अगला सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन पे है इसकी। तो ये आ गया 4 मिथाइल 2, अंदर फिर 2 मिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन रह गई, तो ये क्या बन गया प्रोपाइल। कितने कार्बन है इसके अंदर 6, तो ये क्या बन जाएगा हेक्सीन। तो इस तरीके से ये बन गया हमारे पास एल्कीन। तो ये है हमारी इसकी नॉमेनक्लेचर। तो इस तरीके से हमने नॉमेनक्लेचर देखा एल्कीन्स का। कॉमन सिस्टम में हम इनको एल्काइलिन्स कहते हैं, आईयूपीएसी सिस्टम में एल्कीन्स कहते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम के कुछ रूल्स थे जो आपको मैंने बताए। अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करना है। जो सब्स्टिट्यूएंट अगर मोर देन वंस रिपीट हो रहा है तो उसके आगे जो प्रीफिक्सेस लगाएंगे डाई ट्राई, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं करेंगे। अगर डबल बॉन्ड साइड चेन में है तो उसी को तुम्हें मेन चेन लेना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कैसे लिखना है वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लेने वाले हैं दैट इज़ आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। एल्कीन्स आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे एल्कीन्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन प्रोजेक्शन 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग है, स्टीरियो अरेंजमेंट अलग अलग है, उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर दोबारा 2 टाइप की होती है, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। तो एल्कीन्स में हम यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बहुत, वो मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊँगी, बट वो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाला है आइसोमेरिज्म, वी विल डिस्कस हेयर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे एक पोजीशन आइसोमेरिज्म बनेगा, एक चेन आइसोमेरिज्म बनेगा और एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है तो हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H8। एक में डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे है, एक में इंटरनल पोजीशन पे है। ये 1 ब्यूटीन और ये 2 ब्यूटीन। डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है इसलिए क्या हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो हमारी मेन चेन सेलेक्ट करते हैं उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स अलग अलग होते हैं। अगर जैसे कि हमने देखा इस साइड जो कंपाउंड है उसमें 6 कार्बन की चेन है, इस साइड जो कंपाउंड है उसमें 5 कार्बन की चेन है, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C7H14 है दोनों का। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 है, 9 दोनों में C7H14 बन रहे हैं इन दोनों कंपाउंड्स में, आप मैच कर लेना। लेकिन इसकी जो मेन चेन है उसमें 6 कार्बन है और इसकी जो मेन चेन है उसमें 5 कार्बन है। तो अगर जो मेन चेन हम सेलेक्ट करते हैं उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स वेरी करता है तो उसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक कंपाउंड हमारा ओपन चेन में है, दूसरा हमारा रिंग में है। मैंने पहले भी बताया होगा तुम्हें कि एक जो डबल बॉन्ड होता है वो 1 रिंग के इक्विवेलेंट होता है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ओपन चेन में एक डबल बॉन्ड है तो उसकी हम एक रिंग बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उस रिंग में डबल बॉन्ड नहीं होगा। दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे C4H8 है, सेम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट एक ओपन चेन में है और एक रिंग फॉर्म में है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो 2 फिनोमेना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड स्टेजएफ्स रूल। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है कि जब हम किसी भी एक मोल कंपाउंड को जिसके अंदर की डबल बॉन्ड है उसके ऊपर हाइड्रोजन डालते हैं तो कितनी हीट निकलती है, वो होती है हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको हम किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। जितनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो कंपाउंड उतना कम स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी जो होती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ये सिस 2 ब्यूटीन है। इनमें स्टेबल तो ट्रांस ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो किसकी ज़्यादा है, सिस की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस।
तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो स्टेबिलिटी के कैसा प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा हमारे पास आता है स्टीजैफ्स रूल। स्टीजैफ्स रूल क्या कहता है, डबल बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन्स है वो उतना कम स्टेबल है, जितने कम हाइड्रोजन है उतना ज़्यादा स्टेबल है। अगर सब्स्टिट्यूएंट की टर्म्स में देखें तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स के ऑन द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, यहाँ पे ये जो एल्कीन है इसमें यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 इधर और 1 इधर, जबकि इधर सिर्फ कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2। तो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। तो इन दो मेथड से हम क्या देख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अब हम थोड़ा सा गैप के बाद डिस्कस करें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हिंडर्ड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, डबल एक जो कार्बन है उस पर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वही सब्स्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन पे भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर अलग होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। जैसे जो ऊपर वाला कंपाउंड है इसमें यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग हैं, यही दोनों सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पे हैं, लेकिन दोनों कार्बन पे क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पे तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं लेकिन यहाँ पे दोनों सेम हैं, इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे 2 टाइप का बनेगा, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है सिस ट्रांस। अगर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट है किसी भी एक कार्बन पे, वो उनमें से कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट एटलीस्ट एक या फिर दोनों कॉमन है दूसरे कार्बन पे, तो वहाँ पे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोनों कार्बन पे मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है तो दिस इज सिस, अपोजिट साइड में है तो ट्रांस। ईजेड हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हर कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं हम उनकी नंबरिंग कर लेते हैं, प्रायोरिटी दे देते हैं। प्रायोरिटी इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता तो मास नंबर को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे आयोडीन को एटॉमिक नंबर ज़्यादा था हाइड्रोजन से तो उसको 1 प्रायोरिटी मिल गई, इसको 2 मिल गई। ये आपने पहले भी गलती की हुई थी पिछले सेमेस्टर में जब मैं आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाती थी, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें, कई बच्चे क्या करते हैं इसको और इसको प्रायोरिटी दे देते हैं, एक एटम इस कार्बन का ले लिया एक इसका ले लिया, जबकि ये गलत है। हमें जब प्रायोरिटी देनी है एक ही कार्बन के दोनों सब्स्टिट्यूएंट को देनी है, इन दोनों को प्रायोरिटी दी 1 2, इसी तरीके से इन दोनों को प्रायोरिटी दी। अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड हैं तो वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जेड, अगर अपोजिट साइड में हो जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ई। तो इस तरीके से हमारे पास ई जेड होता है। तो ये हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स को बनाने के लिए सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जो डिहाइड्रोजनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं रिएजेंट वो हम लेते हैं अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलिक होना चाहिए, ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन कराता है। अगर हम यहाँ पे इसके बदले एक्वस KOH ले लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ना कि एलिमिनेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे कौन सा KOH लिया है, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक की KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन। एक कार्बन से एडजेसेंट कार्बन से हमें एक से हाइड्रोजन निकालना है, दूसरे से हैलोजन निकालना है, तो उनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एल्कीन बनेगा डबल बॉन्ड बनते ही। तो एल्कीन जो भी हमारा बनेगा, जब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो हमें वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट रहेगा जो स्टीजैफ्स रूल के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी को हम ये आगे भी डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल के साथ। इसी को हम कहते हैं ओरिएंटेशन और रीजियो सिलेक्टिविटी। जब 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो एक प्रोडक्ट मेजर होगा दूसरा माइनर होगा, इसी को हम कहते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा मैकेनिज्म की आपको शो कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये एक एग्जांपल लिया हमने, तो यहाँ से क्लोरीन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे बन गया दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। ये जो बेस ने OH इसने बीटा हाइड्रोजन निकाला विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से बेस जैसे ही ये प्रोटॉन निकालेगा यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से हैलोजन जो निकलेगा Cl नेगेटिव वो KCl के साथ कंबाइन करके KCl बना देगा।
तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो E2 एलिमिनेशन होता है, सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता है। सिंगल स्टेप में है तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा यहाँ पे। ये रिएक्शन रिपीट हो गया है यहाँ पे, मैंने जैसा ऊपर समझाया सेम यहाँ है। बेस क्या करेगा, Cl है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फ़ा कार्बन, नेक्स्ट इज़ द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जैसे H+ निकालेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ Cl निकल जाएगा। सारे जो स्टेप्स है वो कंसर्टेड होते हैं, एक के बाद एक लगातार, तो इसलिए सिंगल स्टेप हो जाता है। और जो एलिमिनेशन पाथवे है वो हमारा कैसा हो जाता है, E2 पाथवे हो जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर इट। अगर हम रेशियो सेलेक्टिविटी के एग्जांपल लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक हैलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे, तो दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन। ये वाला कार्बन भी बीटा है और ये वाला कार्बन भी बीटा है। आप चाहें तो इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, चाहें तो इससे निकाल सकते हैं। अगर आप इस साइड से हाइड्रोजन निकालेंगे, इस वाली साइड से, ठीक है, अगर आप इस वाली साइड से निकालेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे 2 ही हाइड्रोजन्स हैं। इसके डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, तो ये लेस स्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू स्टिरचाफ्स रूल। जितने कम हाइड्रोजन्स होंगे प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे एक इस पे है, एक इस पे, दोनों पे मिला के 2 हाइड्रोजन है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। और ये कैसा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। जब कभी भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है और उनमें से एक मेजर बन जाता है, एक्सेस में बन जाता है, इसी प्रोसेस का नाम होता है रेशियो सेलेक्टिविटी। नेक्स्ट आता है कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहता है। तो अल्काइल आयोडाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, देन ब्रोमाइड्स एंड देन क्लोराइड्स। क्यों, क्योंकि आयोडाइड सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है, फिर ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड। क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, नेगेटिव चार्ज आराम से उसके ऊपर स्टेबलाइज हो जाता है और आराम से निकल जाता है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आयोडाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करेंगे, देन ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स। अगर सब्स्टिट्यूशन पैटर्न की बात करते हैं तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करेंगे, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड देन लास्ट वन इज़ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में हमारे पास ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, जिस कार्बन पे हैलोजन है वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन पैटर्न होगा, इसका मतलब उतने ज़्यादा हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा हाइड्रोजन्स उतने ज़्यादा होंगे, और बीटा हाइड्रोजन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना हमारा जल्दी एलिमिनेशन होगा। इसलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसलिए हम नेक्स्ट जो बाकी के मेथड्स हैं प्रिपरेशन के वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा सिलेबस करने वाले हैं, तो अब मैं इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे डालूँगी, क्योंकि बहुत बल्कि हो रही हैं इतनी सारी वीडियोस डालना। गूगल ड्राइव पे भी और मटेरियल है, तो आप एक चैनल बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, वहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगली वीडियो कब आने वाली है। चलिए, अगर कोई डाउट्स है तो आप अपनी क्लास में भी पूछ सकते हैं, जो आपकी ऑनलाइन क्लास होती है जूम के थ्रू, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके थ्रू भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंट लर्निंग।